हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने क्लास 10th का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और ग्रेविटेशन में हम लोग कहाँ तक के आए थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था गाइज ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, सो आप लोगों को ग्रेविटी क्या होता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को लर्न होंगी। ठीक है, सो ग्रेविटी क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है, दो जो ऑब्जेक्ट है उन दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर जो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स उन दो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था सर्कुलर मोशन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ में चीजें क्या होती जाएंगी, मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो मूवमेंट करती जाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के ऊपर डिपेंड है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में मेनली क्या था कि सेंट्रीपिटल फोर्स में होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर कोई चीज़ आप लोग बोल रहे हो, जैसे कि मैंने एक स्टोन लिया या फिर कोई भी आप लोग रॉक कंसीडर कर सकते हो, उसको मैंने एक स्ट्रिंग लगा दी। ठीक है, और स्ट्रिंग लगाने के बाद उसको पहले राउंड 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 घुमाया। ठीक है, घुमाने के बाद अगर मैं स्टॉप करती हूँ तो मैं जानती हूँ अगर वो राउंड रिवॉल्व हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो कुछ समय के बाद वो जहाँ से उसको ऐसे किया था, थ्रो किया था, वहाँ पे वो आके मिल जाएगा मुझे। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोलता है, अगर कोई भी चीज़ आप लोग क्या कर रहे हो उसको रिवॉल्व कर रहे हो तो वो कुछ समय के बाद यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। मतलब वो क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इन द लास्ट वीडियो डिस्कस की थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ग्रेविटेशन का, जो कि है केपलर लॉ। और केपलर लॉ के ऊपर आप लोगों को हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है केपलर्स लॉ। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट ईयर का पेपर देखोगे उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट लॉ केपलर का। ठीक है, सो सारे क्वेश्चन जो है केपलर के कोई भी लॉ पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी पूछा जा सकता है। इसलिए वो अंडरस्टैंड करना, उसको अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं केपलर लॉ। तो सबसे पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, न्यूटन ने हम लोगों को किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ग्रेविटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, सो ग्रेविटेशन में उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे, सो क्या हुआ था, एप्पल नीचे गिरा, तो उनको लगा कि भाई एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ तो भी ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या कर रहा है, जो चीज़ें हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, थ्रो करते जा रहे हैं या फिर ऊपर उसको फेंकते जा रहे हैं, तो वो नीचे आ रही है उसी इंटेंसिटी से। ठीक है, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर उसका वेट कम है तो थोड़ा सा डिफरेंट चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ऑकर हो रही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, प्रेसिपा। ठीक है, तो उन्होंने उसमें बहुत सारे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था। बट ये बुक लिखने से पहले जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे, केपलर। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें होने की थी, लेकिन केपलर ने जो प्लैनेटरी मोशन है, ठीक है, कि अर्थ ऐसे ही क्यों रिवॉल्व हो रही है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही क्यों रिवॉल्व हो रही है, उसी के साथ साथ अर्थ रिवॉल्व तो हो रही है बट वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है, उसी के साथ साथ वो स्पिन क्यों कर रही है, ये सारी चीज़ें केपलर लॉ ने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, जिसके पहले न्यूटन, आइजैक जो न्यूटन थे, उन्होंने ये बुक लिखी भी नहीं थी। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। सो उसके पहले केपलर ने ये सारे स्टेटमेंट हम लोगों को दे चुके थे। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चंस ये जो अर्थ को लेके, प्लैनेटरी मोशंस को लेके अराइज हो रहे थे, उन सारों के आंसर्स केपलर लॉ ने बहुत ही अच्छी तरीके से पहले ही अपने लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करवा दिए थे। ठीक है, सो इसलिए केपलर लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसी के साथ साथ न्यूटन्स जो लॉ था, ठीक है, न्यूटन, आइजैक न्यूटन्स ने हम लोगों को मैथमेटिक्स रिलेशन के साथ भी क्या करना सिखाया, स्टडी करना सिखाया। ठीक है, इसलिए न्यूटन बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा जितने भी साइंस में जितने भी न्यू इवोल्यूशंस आते गए या न्यू चीज़ें आती गई, वो सारी चीज़ें उन्होंने ही हम लोगों को बताई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं हम लोग प्लैनेटरी मोशन, मतलब ही किसके ऊपर, केपलर्स लॉ के ऊपर। ठीक है, सो केपलर्स लॉ जब उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट दिए हम लोगों को, केपलर्स के 3 लॉ है, अब उन लॉ के बारे में आया कैसे। ठीक है, तो इन द 16th सेंचुरी नेकेड आई से जो प्लैनेट्स की मोशन हो रही है, प्लैनेट्स कौन सा दिखेगा, हम लोग अगर अर्थ पे है, ठीक है, तो अर्थ से हम लोगों को क्या दिखने वाला है, मून दिखने वाला है, सन दिखने वाला है, तो मार्स तो दिखेगा नहीं,
बाकी सारे जुपिटर, बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो तो दिखेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने अर्थ से ही अपने नेकेड आई से जितने भी इंफॉर्मेशन प्लैनेट के बारे में कलेक्ट कर सकते थे वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे तो उनके साथ बहुत इन द 16th सेंचुरी उनके पास बहुत सारा डाटा क्या हो गया था, कलेक्ट हो गया था। ठीक है, अब वो डाटा जो कलेक्ट हुआ था उसके बारे में उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब जो स्टडी करना स्टार्ट कर दी वो डाटा के बारे में, तो उनको पता चला कि ये जो प्लैनेटरी मोशंस है वो इसी ऑर्बिट में क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके आंसर्स उन लोगों को धीरे धीरे मिलते गए और उन्होंने फिर लॉज बनाए जो कि था केपलर लॉ। ठीक है, सो केपलर लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन के बारे में उन्होंने हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। केपलर लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, सो केपलर्स लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन। अब यहाँ पे केपलर्स लॉ में चीज़ें उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन की। ठीक है, तो उनका सबसे पहले उन्होंने एक इक्लिप्स के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। किसके बारे में? इक्लिप्स के बारे में। ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला था, अब ये इलिप्स क्या है, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है गाइस, अगर हम लोगों ने एक कोन लिया, कंसिडर करो ये एक कोन है। ठीक है, अगर इस कोन को मैं इस वे से कट करती हूँ सीधा, ठीक है, तो सीधा कट करने के बाद मुझे ऐसा मिलेगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको इंक्लाइनली ऐसा करती हूँ, टेढ़ा उसको कट करती हूँ, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है? देखो, अगर मैं उसको ऐसा कट करती हूँ तो मुझे ऐसा मिलेगा। मैंने कैसे कट किया? ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने उसको टेढ़ा कर दिया। सो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कैसे मिलने वाला है? कोन ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, सो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइज? इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स। मतलब अगर आप कोन को कट करोगे तो वो कैसे करोगे? इंक्लाइंड एंगल से। कैसे करोगे? इंक्लाइंड एंगल से। और यहाँ पे तुम लोगों को दो फोकाई मिलेंगे। कौन मिलेगा? दो फोकाई। ठीक है, सो वो जो दो फोकाई आप लोगों को मिल रहा है उसको कहीं से भी आप लोग मेजर करो, उसका डिस्टेंस क्या मिलेगा? आप लोगों को सेम मिलेगा। डिस्टेंस क्या मिलेगा? हम लोगों को सेम मिलेगा। ठीक है, सो इलिप्स, ये जो इलिप्स है इसकी डेफिनेशन क्या है? सो इलिप्स की डेफिनेशन होती है एन इलिप्स इज अ कर्व, एन इलिप्स इज एन कर्व obtained when the cone cut in the inclined angle। ठीक है, सो इलिप्स क्या है? इलिप्स एक ऐसा कर्व ऑब्टेन करता है जब हम लोग उसको कैसे कट करते हैं गाइज? इंक्लाइन एंगल से। सीधा नहीं, हम लोग कैसे कट करते जा रहे हैं? उसको ऐसे टेढ़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइज? इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स। क्लियर है? अब इसके हम लोग डायग्राम निकालेंगे, उसके पहले आप लोग ये डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, और ये एक डायग्राम बना लो उसकी। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हुए तुम लोग दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करोगे, एक तो इलिप्स एंगल भी और स्ट्रेट वाला भी। ठीक है, सो इलिप्स देखो ऐसे कटूंगा और स्ट्रेट वाला कैसे जाएगा? ऐसे। ठीक है, ये दोनों डायग्राम यहाँ पे आप लोगों ने बनानी है। चलो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, आगे जाएंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे इंक्लाइन एंगल के जगह पे प्लेन डालना। ठीक है, क्योंकि हम लोग एंगल से नहीं प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो क्या डालूंगे यहाँ पे? प्लेन। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे होता कैसे है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसकी इलिप्स के बारे में बोली जाती है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गई डेफिनेशन। सबसे पहले तो इलिप्स कितने होते हैं? इलिप्स जो होते हैं वो 2 फोकल पॉइंट का जनरेशन करते हैं। कितने? 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं। अब देखते हैं उसकी डायग्राम। ठीक है, देखो तो बीच में क्या है? सन कंसिडर करो और साइड में क्या हो रही गाइज? अर्थ रिवॉल्व हो रही। ठीक है,
तो अर्थ रिवॉल्व होते टाइम दो फोकल पॉइंट है F1 ऑन एंड F2, ठीक है। सो एक का ऐसा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दूसरा ऐसा, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे है, ठीक है। सो A, B और C। अब मुझे बताओ डिफरेंट पोजीशन पे अर्थ रिवॉल्व करेंगी। जैसे कि बीच में क्या बोला है मैंने, सन है, सन को अर्थ रिवॉल्व कर रही है ये अर्थ, तो अर्थ कभी यहाँ पे होंगी, 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 कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 पोजीशंस लिए, A, B और C, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, 3 पोजीशंस लिए, A, B और C, ठीक है। सो तुम लोग अगर इस पोजीशन से भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो तुम लोगों को सेम मिलने वाला है, इस वाले पोजीशन से करोगे तो भी सेम मिलेगा, और इस वाले पोजीशन से करोगे तो भी सेम मिलेगा। मतलब इनके जो डिस्टेंस है, ठीक है, सो क्या बोला जाता है, द sum of the distance on the curve, the sum of the distance on the curve, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जितना भी डिस्टेंस है तुम लोग यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, या फिर यहाँ से मेजर करो, आने वाली जो वैल्यू है तो वो तुम लोगों को क्या मिलने वाली है गाइस, सेम मिलने वाली है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द 2 फोकल पॉइंट्स इज द सेम ऑन द एनी कर्व, ठीक है। तुम लोग जिस भी साइड से उसको मेजर करोगे आप लोगों को डिस्टेंस क्या मिलने वाला है, सेम। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, AF इज इक्वल टू AF1 इज इक्वल टू BF2 इज इक्वल टू CF2, ठीक है। तो सारी साइड्स क्या होंगी गाइस, सेम होंगी, ठीक है। तो रिवॉल्व यहाँ से कर रही हो, यहाँ पे पोजीशन हो अर्थ की, फिर भी तुम लोगों को क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। यहाँ पे होंगे फिर भी तुम लोगों को डिस्टेंस क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। और यहाँ पे फिर भी डिस्टेंस क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है। ये किसका मानना था, केप्लर्स लॉ का। किसका था, केप्लर्स लॉ का। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो फिर से एक बार देखते हैं, इलिप्स है क्या। इलिप्स बोलता है कि अगर तुम लोग एक कोन ले रहे हो और उस कोन को तुम लोग सीधा कट कर रहे हो, अगर तुम लोग सीधा कट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सिंपली एक प्लेन सरफेस मिलने वाला है। बट इसी प्लेन को अगर तुम लोग इंक्लाइन एंगल में डाल रहे हो या फिर इंक्लाइन प्लेन कर रहे हो, ठीक है। सो इंक्लाइन डालने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, तुम लोग को राउंड शेप मिल रहा है नीचे, ठीक है। सो इलिप्स यही तुम लोगों को मेंशन करता है कि अगर इंक्लाइन प्लेन है तो तुम लोगों को राउंड शेप मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोगों को 2 फोकल पॉइंट मिलते हैं, F1 एंड F2। सो 2 फोकल पॉइंट को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, बीच में सन है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन को। सो अर्थ को अगर तुम लोग किसी भी पोजिशन से अगर उसको मेजर कर रहे हो उसका डिस्टेंस, तो आने वाला डिस्टेंस क्या मिलने वाला है गाइस, सेम होने वाला है। सो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द 2 फोकल लेंथ, ठीक है, 2 फोकल लेंथ है उसका कहीं से भी अगर आप लोग डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग अर्थ की पोजीशन बताते टाइम अगर तुम लोग यहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से तो ऑब्वियस है सन एंड अर्थ इन दोनों में का डिस्टेंस आप लोगों को क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। क्लियर हो गया इलिप्स, ठीक है। चलो तो इलिप्स हो गया। अभी इसके बाद देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ, केपलर का फर्स्ट लॉ, लेकिन उसके पहले स्क्रीनशॉट निकालो। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द केपलर्स लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इक्लिप्स विथ द सन, eclipse with the sun at one of the foci, at one of the foci, ठीक है। चलो तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने क्या बोला था। अब यहाँ पे इक्लिप्स वर्ड यूज किया, हम लोग जानते हैं डेफिनेशन क्या है इक्लिप्स की। हम लोग कोन को अगर कट कर रहे हैं तो वो हम लोगों को कैसे मिलेगा, अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन से कर रहे हैं तो हम लोगों को वो ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, देखो पहले अर्थ यहाँ पे थी, अब अर्थ क्या कर रही है गाइस, सन को रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे थी
उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे लेते ए बी सी डी एंड ई एफ, ठीक है। सो ए बी सी डी एंड ई एफ, पहले पोजीशन यहाँ पे 3, फिर रिवॉल्व करने के बाद यहाँ पे गई और फिर यहाँ पे आई अर्थ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इक्लिप्स से हम लोगों को क्या मिलते हैं, 2 फोकाई मिलते हैं, 2 फोकल पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सन एट द 1 फोकाई बोला है, मतलब ये सन है और यहाँ पे कौन है गाइज, हम लोगों की अर्थ है, ठीक है। अब जब अर्थ सन को रिवॉल्व करेंगे, जब इन सब का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होने वाला है गाइज, सेम होने वाला है। अगर तुम लोग यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हो, यहाँ से करते हो, यहाँ से करते हो, तो आने वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एट 1 फोकाई में होगा, मतलब उसका डिस्टेंस क्या होने वाला है गाइज, सेम होने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला, वो क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे क्या करते जाएंगे, उसका रिवॉल्यूशन होते जाएगा, डिस्टेंस क्या होते जाएगा, डिस्टेंस के साथ साथ वहाँ पे क्या होते जाएंगे, अर्थ की पोजीशन भी चेंज होते जाएंगे। सो पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम ही रहने वाला है। पोजीशन चेंज होने वाली है बट डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो कैसा है, एंगल कैसा है उसका हम लोग ऐसे निकालते हैं, अंडा, ठीक है, एक के जैसा निकालते हैं हम लोग उसको, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंक्लाइंड है, तुम लोग कैसे भी घूमो आने वाला डिस्टेंस क्या होने वाला है गाइस, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। सो ये कौन बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द केपलर्स लॉ। केपलर्स का फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एंड द इलिप्स विद द सन एट द 1 फोकाई, ठीक है। सो हमेशा उसका डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। सो ये था फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। अब देखिए गाइस, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द केपलर लॉ। इनका कहना ऐसा है कि द लाइन जॉइनिंग the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal time interval, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ठीक है, द प्लैनेट एंड द सन। अब देखो यहाँ पे प्लैनेट है और यहाँ पे कौन है, सन। ये लाइन क्या कर रही है, उसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सन को हम लोग इंडिकेट किससे कर रहे हैं गाइज, एस से, ठीक है। किससे कर रहे हैं, एस से। सो देखो पहले ए बी था डिस्टेंस, पहले कितना था, ए बी, यहाँ से निकला यहाँ तक ही कवर किया, ए बी, और दूसरा कौन सा है, सी डी। अब ए बी एंड द सी डी इज equal distance, are in equal distance, ठीक है। सो ए बी और सी डी का अगर आप लोग डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो क्या है, सेम है, बट उसी के साथ साथ टाइम पीरियड भी क्या है, यहाँ पे सेम है। सो टाइम पीरियड भी क्या होगा गाइज, उनका सेम होगा, टाइम पीरियड इज ऑल्सो सेम। सो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर किया है, और उसी के साथ साथ फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम ए टू सी एंड फ्रॉम बी टू डी, ये जो टाइम पीरियड उन्होंने जितना उन्होंने टाइम पीरियड में टोटल डिस्टेंस कवर किया है, उनका एरिया कैसे निकलेगा, अब ए एस बी एंड सी एस डी, ये दोनों का जो एरिया है वो क्या होने वाला है गाइज, इक्वल होने वाला है,
एरिया क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है, देखो एक लाइन ज्वाइन कर रही है, इनको ASC ज्वाइन कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, ये जो लाइन दो प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, उनका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का एरिया, उसी के साथ साथ टाइम पीरियड, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि जब रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट को, ठीक है, तो रिवॉल्व करते टाइम ऐसा होता है कि कभी 1 साल जल्दी हो गया, कभी 1 साल बाद में हो गया, नहीं, तो टाइमिंग पीरियड क्या है उसका सेम है। ठीक है, इसी के कारण 24 आवर के बाद ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, दिन या फिर रात, तो 12 आवर के दिन, 12 आवर का रात, ये सारी चीज़ें फिक्स है। कभी ऐसा हुआ कि 6 घंटे का हो गया, नहीं होता। ठीक है, क्योंकि रिवॉल्यूशन क्या है, प्लैनेट का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो क्या है, फिक्स है। फिक्स होने के कारण जितना टाइम उसको यहाँ पे लगा उतना टाइम वहाँ पे लगेगा। सो एरिया जो वो कवर कर रहा है वो क्या होगा, सेम। बाइक में ऐसा होता है कि हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर स्लो चल रहा है तो टाइम लगेगा हम लोग को पहुंचने के लिए। ठीक है, सो दोनों चीज़ों में डिफरेंसेस है। बट यहाँ पे इन द प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल एरिया में इक्वल टाइम इंटरवल के थ्रू वो कवर करने वाला है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सेकंड। ठीक है, तो ये था सेकंड स्टेटमेंट। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए गाइस थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, revolution around the sun is the revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, देखो क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, स्क्वायर ऑफ द पीरियड, पीरियड मतलब क्या है, टोटल टाइम, क्या है, टोटल टाइम। सो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, जो टाइम कंप्लीटली लग रहा है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब डबल कर रहे हैं उस टाइम को। ठीक है, और अगर डिस्टेंस देख रहे हैं उसने जितना कवर किया होगा वो क्या होगा गाइज, हम लोगों का आर क्यूब। मतलब अगर आप लोग टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियस रेडियस भी क्या होगा, मतलब डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रही क्या बात, देखो क्या बोला गया है, टाइम अगर इंक्रीज कर रहे हो तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। देखो कैसे, डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेडियस मतलब भी डिस्टेंस। ठीक है, देखो अब जैसे कि मुझे ट्रेन से जाना है, ठीक है, सो ए है एक स्टेशन, दूसरा है बी स्टेशन। अब यहाँ पे 1 आवर लग रहा है फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए। ठीक है, 1 आवर लग रहा है ए टू बी जाने के लिए ट्रेन से। ठीक है, और अगर दूसरा मैंने बाइक ले ली, बाइक से अगर मैं जा रही हूँ तो वहाँ पे 2 आवर लग रहा है। फ्रॉम ए टू बी पहुँचने के लिए मुझे कितने लग रहे हैं गाइस, 2 आवर्स लग रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे टाइम बढ़ा, सो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्टेंस भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर ट्रेन से जाते हैं तो डिस्टेंस कम होगा, लेकिन अगर यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है तो टाइम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, जिसके कारण टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे बोला गया है जो सन से अर्थ क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है क्या होगा, डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसी के साथ साथ सारी चीज़ें भी क्या होते जाएंगी, इंक्रीज होते जाएंगी। मतलब भी टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने आप लोगों को बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है टोटली डिपेंड अपॉन
जो नेक्स्ट स्पेसिस है उसके ऊपर। जैसे कि मैंने बोला है इलेक्ट्रिकल बिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या है, तुम लोग जितना बिल यूज करोगे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ही बिल निकलने वाला है। सो ऑब्वियस है दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अगर एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, ठीक है। सो थर्ड लॉ हम लोग को वही बोलता है कि पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। सो जो पीरियड अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो रेडियस किसके फॉर्म में होगा, क्यूब के फॉर्म में होगा। समझ में आ गई बात है। तो हम लोगों ने केप्लर्स लॉ के 3 लॉ देखे हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, फर्स्ट लॉ बोलता था कि सन के ऑर्बिट जो वहाँ पे जो प्लैनेट घूम रहा है उसका डिस्टेंस अगर देखते हो तो वो सेम है। सेकंड लॉ बोलता है द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये एक दूसरी चीज। थर्ड चीज क्या बोलता है, थर्ड चीज में उन्होंने बोला है कि द square of the period of the revolution around the sun is directly proportional to the cube of the distance of the planet from the sun। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम पीरियड किसको, सो डिस्टेंस को। क्लियर हो गए तीनों लॉ, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइस तीनों केप्लर्स लॉ आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। सो उसके बाद आज हम लोग और मतलब इसके पहले भी हम लोगों ने अभी जो देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया था, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया था और उसका स्टेटमेंट भी बोला था। लेकिन थोड़ा सा फिर से एक बार उसको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा स्टेटमेंट डिफरेंट दिया है, तो इसलिए फिर से उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो है क्या, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये बोलता क्या है, इनका बोलना था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts the other object towards itself with the certain force। हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी, हम लोगों ने क्या लिया था, m1 लिया था एंड m2 लिया था, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट लिए थे जिनका मास था m1 एंड m2, ठीक है। उन दोनों में डिस्टेंस क्या था गाइस, d था, ठीक है। सो m1 एंड m2, उन दोनों में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। मतलब ये हम लोग क्या बोलते थे, अब इसका स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या बोलते थे, दो जो ऑब्जेक्ट है, कुछ तो भी ऐसा फोर्स प्रेजेंट है दो की क्या करे, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट होने के कारण दो चीजें क्या है गाइज, एक दूसरे के पास में है। इसी के कारण हम लोगों का फॉर्मूला बना था F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का हम लोगों ने ऐसा यूनिट भी बताया था, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये भी कैसे आया था वो भी मैंने निकाल के दिखाया आप लोगों को। हम लोगों का ये पहले हो चुका है, सिर्फ आप लोगों को स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि फिर वो क्या था, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देती हूँ कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ विद द सर्टेन फोर्स। और उसी फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं गाइस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the two masses, that is the m1 and m2, and inversely proportional
टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब डायरेक्टली मतलब हम लोग जानते हैं ना, उसके ऊपर टोटली डिपेंड रहना। फोर्स बढ़ रहा है, मास भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस के ऊपर इन्वर्सली किसी के थ्रू डिपेंड रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, सिर्फ उसको नाम नहीं दिया था, वहाँ पे हम लोग नाम देना चाहिए और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया फिर से एक बार, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला भी कैसे आया था, इसका ऐसा यूनिट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो गाइज आज जो हम लोगों ने देखा है केप्लर्स लॉ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जाम में हर बार उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये भी जो स्टेटमेंट है उसका भी बहुत बार एग्जाम, मतलब ये डायग्राम तो कंफर्म आती है, मतलब आती ही है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो आज हम लोगों ने देखा है। होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो फिर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन करवा दूंगी, ठीक है, उसके बारे में और फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो गाइज अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।